नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। इसमें हमारा प्लान ये था कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उनको डिस्कस करेंगे। इसी की कंटिन्यूएशन में आज मंडे यानी 9 फरवरी 2026 को जो भी 7-8 फरवरी को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, साथ ही 9 फरवरी को, इन सबको मिला के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनमें सबसे पहली न्यूज़ जो है वो आपको पता है, फोर्ब्स एक मैगजीन है जो कि दुनिया की पावरफुल जो महिलाएं हैं उनकी सूची जारी करता है। कब करता है? ईयरली करता है, मतलब कि हर साल सूची जारी करता है। ये कौन सी रैंकिंग थी? 22वीं ये वार्षिक रैंकिंग थी। ठीक है, इंडिया से कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हमारे हैं वो 24वें स्थान पे है इस पे। ठीक है, 24वें स्थान पे कौन? हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो। इंडिया से और भी 2 महिलाएं इसमें, किरण मजूमदार एंड एक और, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ याद रखेंगे हमारी जो वित्त मंत्री है इनकी कौन सी रैंकिंग है? 24वीं। उसके अलावा जो पहली रैंकिंग है वो है, आपको पता है, अभी 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि थी उर्सुला वान डेर लेयन। ये नाम आप याद रखेंगे, उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष। आपको पता है अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो इन्हीं की अगुवाई में साइन की गई थी। तो इनका नाम याद रखेंगे, उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है। तो इनकी कौन सा स्थान है? इनका पहला स्थान है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाओं में पहली रैंकिंग है। और हमारे यहाँ इंडिया से जो टॉप रैंकिंग है वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की है। कौन सी रैंकिंग है? 24वीं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर हमारे यहाँ जयपुर में बनके तैयार हो गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, कि जो दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पे है? राजस्थान, जयपुर में। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि देश का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम पोर्ट। देखो क्या होता है एंटी ड्रोन सिस्टम पोर्ट, क्या होता है? हमारे जो मैक्सिमम जो पोर्ट है वो भी विदाउट एंटी ड्रोन है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एंटी ड्रोन का मतलब है कि पोर्ट पे ऐसी फैसिलिटी जो कि कोई अगर हॉस्टाइल ड्रोन अगर पोर्ट की तरफ आता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार जो बंदरगाह है उस पर यह फैसिलिटी शुरू हुई है और ये देश का पहला इस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम पोर्ट बन गया है। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद एक न्यूज़ और याद रखेंगे आप, रूबल नागी हमारे यहाँ इंडिया की एक शिक्षिका है और सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने क्या, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इनको ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया है। नाम याद रखेंगे, रूबल नागी। ठीक है, किसने सम्मानित किया? दुबई का एक जेम्स एजुकेशन फाउंडेशन है, उन्होंने ये प्राइज दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज विंटर ओलंपिक के बारे में है। देखिए, विंटर ओलंपिक जो है 2026, ये अपने 2 शहर है इटली के, मिलान और कोर्टिना, इन दोनों शहरों में इनकी मेजबानी में ये हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 25वां संस्करण है। कब से शुरू हो रहा है? 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। इतना याद रखेंगे। विंटर ओलंपिक 2026, इटली के 2 शहर मिलान और कोर्टिना, और कौन सा संस्करण है? 25वां संस्करण है। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, अलवर जो है देश का पहला जिला बन गया है जहाँ पे 100% बीमा कवरेज है। यानी 100% लोगों को बीमा कवरेज के अंतर्गत लाया जा चुका है। ये कौन सी योजना या किस मिशन के तहत हुआ है? ये इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 हमारा जो मिशन है उसके तहत ये। तो अलवर का आप यहाँ नाम याद रखेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं जयपुर वगैरह से, बट नहीं, ये अलवर। और ये ना केवल राजस्थान का बल्कि इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 100% बीमा कवरेज हुआ है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक हाड़ौती वन मेला है, छोटी सी न्यूज़ थी। 7 और 8 फरवरी को इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोटा में इसका आयोजन हुआ है। और किसने? वन विभाग कोटा संभाग ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, उसके बाद टाइगर हाफ मैराथन 2026, ये आपका अलवर में आपके सरिस्का में इसका आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद हमने एक आर्टिकल इंक्लूड किया। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह अरावली को लेके, उसकी परिभाषा को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, फिर काफी विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस पिटीशन पे रिव्यू किया कि चलो हम नए सिरे से दोबारा इसको सुनेंगे। इसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता है। देखो अरावली क्या है, मैं आपको छोटा सा बताया तो ये लगभग आपका ये गुजरात, ये राजस्थान और ये आपका हरियाणा और ये दिल्ली एनसीआर, ठीक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए हरियाणा में एंटर होके और दिल्ली की रायसीना हिल तक आपके अरावली फैली हुई है। ये राजस्थान को मुख्यतः लगभग दो भागों में बांटती है, इधर पूर्वी राजस्थान और इधर पश्चिमी राजस्थान। तो बेसिकली हमारा ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये मोस्टली डेजर्ट है, ठीक है। तो अरावली मुख्यतः क्या करती है, इस डेजर्ट को इधर आगे बढ़ने से रोकती है, जो कि हम बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बट अभी हाल ही में क्या डेवलपमेंट हुआ है कि एक रिपोर्ट भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आई है। उन्होंने ये कहा कि 2005-7 के बाद में अरावली की जो ये रेगिस्तान रोकने की क्षमता थी, इस क्षमता में बहुत बड़ी गिरावट आई है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि इस अरावली की पूरी रेंज में 12 ऐसे दर्रे बन गए जो कि अजमेर से शुरू होके और झुंझुनू से महेंद्रगढ़ तक फैले हुए हैं। और इन दर्रों से बेसिकली अरावली का जो रेगिस्तान का जो विस्तार है वो तेजी से हो रहा है। और इसकी वजह से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर इंक्लूडिंग जयपुर से लेके दिल्ली तक का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। पहली चीज कि उत्खनन से बढ़ रहे खतरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। अब क्या है कि जो 12 दरारें जो सामने आई जिसके बारे में हमने बात करी, और ये रिपोर्ट है पर्यावरण मंत्रालय की, ये कोई प्राइवेट पार्टी या किसी और एनजीओ वगैरह की रिपोर्ट नहीं है, खुद पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट है। और उसके हिसाब से 12 दरारें सामने आई है। अब इससे क्या हुआ कि ये श्रृंखला न केवल कमजोर हुई है बल्कि ये माना जा रहा है कि रेगिस्तान पूर्व की ओर खिसकना शुरू हो गया, ठीक है। थार का रेगिस्तान पूर्व की ओर खिसकना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान को रोकने वाली जो सबसे बड़ा जो बैरियर था वो अरावली इटसेल्फ भी थी, ठीक है। इससे क्या है, जयपुर सहित हरियाणा, दिल्ली सेक्टर और गंगा यमुना के मैदानी इलाकों तक पर्यावरण के गंभीर और विपरीत जो प्रभाव है वो पड़ने शुरू हो गए। उसके बाद इसी रिपोर्ट में इन 12 दरारों के कारण रेगिस्तान की रेत पूर्व की ओर बढ़ रही है। और जो हमने बात करी थी कि 2005-7 के बाद में अरावली रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली जो क्षमता थी उसमें तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। और इसका एक जो मेजर रीजन बताते हैं राइटर वो ये है कि इसी दौर में गुड़गांव वगैरह, आपको पता दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव जो डेवलप हुआ है, ये जो शहरीकरण हुआ है दिल्ली के इस वेस्टर्न साइड में, इसकी वजह से वनों की कटाई के साथ साथ जो पत्थरों का उत्खनन हुआ है इसमें अरावली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे जो राइटर इसमें बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई ये जो दरारें हैं ये अजमेर की मगरा पहाड़ियों से शुरू होकर झुंझुनू की खेतड़ी, माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई है। यानी इन सारी पहाड़ियों के बीच में ये प्रमुख 12 दरारें बढ़ गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि इन्हीं कमजोर हिस्सों से थार रेगिस्तान की जो रेत पूर्व की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ है उन्होंने भी अपने अध्ययन में चेताया था कि आने वाले वर्षों में रेगिस्तान से उठने वाला ये जो रेत के तूफान है ये दिल्ली और एनसीआर तक पहुंचकर यहाँ के पर्यावरण को बहुत गंभीर रूप से बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। और आपको पता ही है जिस तरह धूलभरी आंधियों से एनसीआर आजकल इम्पैक्ट रहता है, साथ ही जो प्रदूषण की समस्या से इम्पैक्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं अरावली का इसमें मेजर रोल है। क्यों है आगे इस बात को आप समझेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में अगर अरावली का इकोसिस्टम ठीक रहे तो ये 1.5 से 2.5 गुना तो टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, साथ ही जल का जो रिचार्ज है, दोबारा पुनर्भरण है, उसमें भी अहम भूमिका ये निभाती है। तो इसकी वजह से ये जो कमजोर हुई है अरावली पर्वतमाला, इसकी वजह से तापमान भी बढ़ा है और धूलभरी आंधियों की अवधि बढ़ने के साथ में इनकी तीव्रता में भी तेजी आई है, ठीक है। ये सारी बात राइटर यहाँ पे करते हैं। आगे राइटर ये बोलते हैं कि भाई हरियाणा की जो 8.2% जो भूमि है वो मरुस्थलीकरण के दायरे में आ गई है। आगे की आधुनिक आर्थिक विकास के नाम पे हम जिस तरह से अंधाधुंध वनों की कटाई और ये सब एक नीतिगत आधार तक हमने बना दिया है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हमने एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे अगर डेवलपमेंट किया तो हमारा ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ये आगे सतत नहीं रहेगा, निरंतरता इसकी प्रभावित होगी। आगे राइटर इसी में बोलते हैं कि भाई अगर इसी तरह आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए तो आपकी जो बहुसंख्यक जो आबादी है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनके जीने को संकट पैदा हो जाएगा और उनकी रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आगे राइटर इसमें बोलते हैं कि भाई न्यायालय ने जिस तरह से इंटरफेयर किया तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अरावली सहित सारे पहलुओं पे इस पे विचार करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात इस
आर्टिकल में इंक्लूड की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।